डाली हेडिंग नस्ट इक्वेशन। नर्नस्ट इक्वेशन, हाँ नया टॉपिक है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नर्नस्ट इक्वेशन कोलरास लॉ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नर्नस्ट इक्वेशन, द इक्वेशन represent Nernst equation. The equation represent effect of concentration of metal ions and temperature on electrode and cell potential। देखिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हमें तैयार कर रहे हैं टॉपिक प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, तो ये लैंग्वेज हमने लिख दी। बाकी आप लैंग्वेज को अवॉइड भी कर सकते हो, सीधे इक्वेशन से चालू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने कहा बोर्ड एग्जाम के हिसाब से थोड़ा स्टार्टिंग करना जरूरी है। तो देखिए, किसी इलेक्ट्रोड पे या सेल पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मेटल के आयंस पड़े हुए हैं, जो मेटल के आयंस पड़े हुए हैं, ये मेटल 1 मान लो, ये मेटल 2 मान लो, मेटल्स के जो आयंस पड़े हुए हैं, उन मेटल आयंस का कंसंट्रेशन कम होने पे या ज़्यादा होने पे उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या पूरे सेल के पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। साथ ही टेम्परेचर के कम ज़्यादा या कम होने से किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और पूरे सेल के पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, उसको जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है दैट इज कॉल्ड नर्नस्ट इक्वेशन। द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट, थोड़ा देख लेते हैं लैंग्वेज, द इक्वेशन रिप्रेजेंट इफेक्ट ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है सही, कुछ नहीं। लास्ट में अगर हमें लिखना होता कॉल्ड नर्नस्ट इक्वेशन तो विच से चालू कर सकते थे हम, लेकिन ऐसा सही आ रहा है। द इक्वेशन रिप्रेजेंट इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल पे जो इफेक्ट पड़ेगा उसको हम बोलते हैं नर्नस्ट इक्वेशन। किसी इलेक्ट्रोड पे जो मेटल आयंस पड़े हुए हैं, उस मेटल आयंस के द्वारा उस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, और जब मेटल किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में फर्क आएगा तो पक्का है उसी इलेक्ट्रोड से मिलके तो सेल बना है, तो सेल के पोटेंशियल में कुछ ना कुछ फर्क जरूर आएगा, है ना। तो यही टेम्परेचर के द्वारा या मेटल आयन के कंसंट्रेशन के इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण जो फर्क आएगा, आपका जो इफेक्ट आएगा, उसको जिस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं द इक्वेशन इज कॉल्ड नर्नस्ट इक्वेशन। ये लैंग्वेज आपको इतनी सी स्टार्टिंग में लिख देनी है, द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट, और सिंपली द इक्वेशन रिप्रेजेंट इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल कॉल्ड नर्नस्ट इक्वेशन। हम आपको एक चीज बहुत इस बात को हाईलाइट रखना, नर्नस्ट इक्वेशन से आप ई निकालते हो, ई नॉट नहीं, ये बात ध्यान रखना, ई नॉट नहीं। ई नॉट SOP और SRP तो पहले से ही निकल रखी हैं, किसके द्वारा निकाल रखी हैं, SH
ई के द्वारा स्टैंडर्ड हाइड्रोइलेक्ट्रोड के द्वारा हमने SOP SRP निकाल रखी है। अब अगर E नॉट सेल आ जाए तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, यही SOP SRP चाहिए। E कैथोड माइनस E एनोड, तो E सेल भी निकल आएगा। मतलब E नॉट तो सब कुछ हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। E नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, E नॉट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये तो SHE के द्वारा निकाले हुए पहले से रखे हुए हैं, तो इनको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। जिंक का हमें SOP SRP पहले से पता है, कॉपर का हमें SOP SRP पहले से पता है, SHE के साथ जोड़ जोड़ के निकाल लिए। तो SOP SRP से नॉन इक्वेशन से नहीं निकालते। E नॉट सेल, जब SOP पता है SRP पता है सभी मेटल के, तो एनोड कैथोड बनाओ, सेल का पोटेंशियल निकालो। तो जिंक कॉपर का बनाएगा तो कितना आ जाता है 1.10 वोल्ट आ जाता है। अरे जिंक सिल्वर का बनाते हैं तो कितना आ जाता है 1.56 वोल्ट। तो ए तो हम पहले से, ए जो है ए, इससे आप E निकालते हो, E रिडक्शन पोटेंशियल, E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड E कौन सा पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में तो सब कुछ निकल के रखा हुआ है पहले से, लेकिन आप किसी ने कंसंट्रेशन कॉपर आयन का लिया 0.1 मोलर, दूसरे ने लिया 0.001 मोलर, तो जब कंसंट्रेशन मेटल आयंस का घटेगा या बढ़ेगा तो इस ई सेल पे फर्क आएगा। किसी ने निकाला 25 डिग्री सेल्सियस पे तो ठीक है, लेकिन दूसरे ने निकाला 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो 25 डिग्री सेल्सियस पे वो तो ठीक है स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस पे उसी इलेक्ट्रोड का दूसरा आ जाएगा। तो जब डिफरेंट कंडीशंस पे आप देखिए, क्योंकि आप एक चीज़ देखते हो कि जब हम स्टैंडर्ड निकालते हैं तो आपका मेटल आयन का कंसंट्रेशन भी फिक्स कर रखे हैं हम 1 मोलर, प्लस हम टेम्परेचर भी फिक्स कर रखे हैं 290, तो ये फिक्स कर रखी है, तो फिर क्या, फिर इनका इफेक्ट पड़ना ही नहीं है। काय का इफेक्ट पड़ेगा, द इक्वेशन रिप्रेजेंट इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब ये चेंज ही नहीं होने तो क्या पड़ा, अब ये घटे बढ़े तब इफेक्ट पड़ेगा। कंसंट्रेशन कम करो ज़्यादा करो, टेम्परेचर कम करो ज़्यादा करो, तो ये जो डिफरेंट कंडीशन पे आप, जब आप रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड पे तो कंडीशन पहले से फिक्स है सब, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल, या इसी को आप EMF भी बोल सकते हो, सेल पोटेंशियल, लेकिन विथआउट स्टैंडर्ड कंडीशन होगा ये भी, तो इसको निकालते हो तो उस इक्वेशन के द्वारा हम क्या निकालते हैं, नर्नस इक्वेशन। तो ये वो इक्वेशन है जिसके द्वारा आप ई सेल निकाल सकते हो, दैट इज सेल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन एट एनी टेम्परेचर, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, एनी कंसंट्रेशन, एनी टेम्परेचर, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं नर्नस इक्वेशन बोलते हैं। चलिए तो अब इस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। देखिए चलते हैं स्टार्ट, तो यहाँ से स्टार्ट करना है इस इक्वेशन को हमें, यहाँ से स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले थोड़े से शुरू के लर्न करने पड़ेंगे। डेल्टा जी इक्वल होता है डेल्टा जी नॉट गैस फ्री एनर्जी चेंज, सॉरी हाँ, गैस फ्री एनर्जी चेंज इक्वल टू गैस फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड कंडीशन, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर। एक चीज ध्यान रखना, ln और log E ये आपके कहलाते हैं नेचुरल लॉग, और log बेस 10 क्या कहलाता है, कॉमन लॉग। तो चाहे आप ln लिख दे चाहे log E लिख दे, इन दोनों में तो फर्क नहीं है, लेकिन जब इन दोनों को आप इस पे कन्वर्ट करते हैं तो कितना लगाना पड़ता है 2.303। तो हमने अगर यहाँ पर 2.303 लिख रखा है तो यहाँ log बेस क्या आएगा 10। log बेस 10 लिखे या न लिखे, लिखना जरूरी नहीं है, आप log बेस 10 लिखे नहीं, आपको पता होना चाहिए बस कि हमने यहाँ पर इसको log बेस 10 कन्वर्ट, या फिर आप 2.303 हटा दीजिए तो फिर यहाँ को ln लिख दीजिए। दोनों तरीके से आप इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2.303 RT और log बेस 10 Q, Q होता है रिएक्शन क्यूसेंट, ध्यान रखिएगा, Q का मतलब होता है रिएक्शन क्यूसेंट, और इसको कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट
कंसंट्रेशन। इस प्रकार से निकालते हैं क्यों। लिखते चलो, बिल्कुल रुकना नहीं है, लिखते चल रहे हैं एक एक चीज को, लर्न कर लो इसको। डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q, या फिर डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, RT ln Q, RT ln Q। ln को जब log बेस 10 में ले जाओगे तो 2.30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेल्टा जी इक्वल होता है, हम रिसेंट ही इसको हमने लिखवाया है आपको, NFE। यस, डेल्टा जी इक्वल NFE। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस एन, कॉन्स्टेंट होगा किसी भी रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉन जो लॉस्ट होंगे या गेन होंगे हर रेडॉक्स रिएक्शन के लिए फिक्स होते हैं। एफ पहले से कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट 96500 कोलम। ई फिक्स नहीं है, तो ई के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन में फिक्स रहेगा, लेकिन ये तो कांस्टेंट ही हो गए। तो डेल्टा जी इक्वल दिस, डेल्टा जी नॉट इक्वल दिस, डेल्टा जी इक्वल माइनस NFE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, फैराडे कांस्टेंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल। डेल्टा जी नॉट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, फैराडे कांस्टेंट, स्टैंडर्ड, चाहे वो सेल का पोटेंशियल निकालो चाहे इलेक्ट्रोड का, स्टैंडर्ड। इन वैल्यू को इस पे रखते हैं तो देखिए क्या बनेगा, डेल्टा जी के यहाँ माइनस NFE डेल्टा जी के प्लेस पे इक्वल माइनस NFE नॉट प्लस 2.303 RT log बेस 10 रिएक्शन क्यूसेंट। क्या लिख सकते हैं हम रिएक्शन क्यूसेंट के प्लेस पे, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। क्या अभी आपको नहीं लिखना है तो अब लास्ट में लिख देना इकट्ठे, मान लो अभी आपको जल्दी जल्दी लिखना है तो क्यों लिखे, चलो फिर लिख लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसको मान लेते हैं कोई इक्वेशन, इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करिए माइनस NF से, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करिए माइनस NF से। टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT ln Q, डेल्टा जी माइनस NFE, डेल्टा जी नोट माइनस NFE नोट, मतलब यहाँ नोट तो यहाँ नोट। पूरे इक्वेशन को माइनस से डिवाइड करिए तो माइनस NF कैंसल, क्या बचेगा यहाँ से E, ये बचा यहाँ से E, माइनस NF कैंसल, यहाँ से क्या बचेगा, तो लिख दिया यहाँ पर E नॉट। यहाँ पर रखो माइनस NF, तो माइनस NF से प्लस माइनस माइनस और NF यहीं पर रहेगी आपकी, तो ये बच्चा आपका माइनस, देखिए माइनस NF से माइनस NF कैंसिल बच्चा E, माइनस NF से माइनस NF कैंसिल बच्चा E नॉट। यहाँ माइनस NF रखिए तो माइनस प्लस माइनस माइनस और NF का NF बचेगा तो ये हो जाएगा माइनस, और ये बचा 2.303 RT अपॉन NF, और ये है लॉग। अब हम लिख देते हैं, ठीक है, कहीं से भी लिख सकते हो आप, इसका कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, एक क्यू की जगह लिख दिया हमने। अब हम आपको बता दें, आप जितनी भी बुक्स देखेंगे सब में नॉन इक्वेशन ये लिखा हुआ है लारेट, पीछे से इसका कहीं पर भी कोई रिलेशन नहीं बताया जाएगा कि कहाँ से आया है। तो आप अगर एग्जाम में यहाँ से लिखना चाहते हो तो आपका तो गलत नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी जो बुक्स ही हैं स्टेट की उसमें सीधे ये दिया हुआ है यहाँ से नॉन इक्वेशन, तो आप सीधे इसको भी लर्न कर सकते हो, सीधे इसको लर्न कर सकते हो। ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड, यही है आपके में। हाँ हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं, लगाओ या कभी ना लगाओ, कोई परेशान नहीं होना है। लॉग बेस 10 लगाओ या ना लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है,
2.303 है, वैसा आप समझ के रखिए लॉग बेस 10 लगा हुआ, उस पर लिखे या ना लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखिए। कहाँ पर? तो यहाँ माइनस एन था ना, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब आप लोग अगर चाहते हो कि आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को लर्न करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो, और आप बिल्कुल शंका में ना रहे कि आपके नंबर कट जाएंगे। जी बिल्कुल नहीं कट सकते, क्योंकि आपके स्टेट बोर्ड में यहीं से, लेकिन जहाँ से हमने बताया वहाँ से लिखते हो तो वैसे इंप्रेशन अच्छा जाएगा कि बच्चे ने स्टडी की है, मेहनत की है, नोट्स बनाए हैं। तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हो, दिस इज नॉर्मल इक्वेशन। देखिए वेयर दिस इज नॉर्मल इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन को एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखो कॉमन सेंस नहीं छोड़ना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल ई नॉट आर टी अपॉन एन एफ, फिर यहां पर क्या आ जाएगा ln, यहां क्या आ जाएगा log E। आप ऐसे भी लिख सकते हो किसी भी, ये इसलिए क्योंकि भविष्य में आप जब जाओगे तो आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। वेयर जो E है, ये E क्या क्या है ध्यान रखिएगा। ये E हो सकता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान रखिएगा। ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या फिर अगर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होगा तो किसका पोटेंशियल निकाल रहे होंगे हम, सेल का, तो ये होगा सेल पोटेंशियल। ठीक है, सेल पोटेंशियल ध्यान रखिएगा। सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ई नॉट क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो सकता है, एसओपी और एसआरसी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसमें से कौन सी चीज पहले से निकली हुई है, एसओपी एंड एसआरपी, और कौन सी चीज हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसको निकालने का तरीका पता है, ई कैथोड माइनस ए नॉट। तो ए आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, हमें अगर ई सेल चाहिए तो ई सेल निकालने से पहले स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड कैसे निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड, तो वो वैल्यू आपको दी जाएंगी। उस वैल्यू को सॉल्व करके फिर इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। ए वैल्यू पहले से आपको दी रही, पहले से अभी सॉल्व कर दे रहे हैं हम, ए वैल्यू कितनी आएगी, एन आपको बताए जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुई और गेन, कंसंट्रेशन आपको प्रोडक्ट का भी दिया रहेगा और रिएक्टेंट का भी दिया रहेगा, तो आप यहाँ कंसंट्रेशन लिख देना उसका। ठीक है जी, तो ये है विथआउट स्टैंडर्ड कंडीशन जो कि नॉर्मल इक्वेशन से निकाले जाते हैं। यही हमने आपको बहुत पहले बताया था कि एनी कंडीशन में नॉर्मल इक्वेशन से निकालते हो, और स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना बहुत सरल है आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू एक बार तो रटनी पड़ेगी, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आर की वैल्यू एक बार तो रटनी पड़ेगी, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ऊपर लिख देते हैं इसके बाद।
अब आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, टेम्परेचर। टेम्परेचर स्टैंडर्ड नहीं है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। उस टेम्परेचर की वैल्यू आपको यहां पर रखनी पड़ेगी, उस टेम्परेचर की वैल्यू। लेकिन अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो 298 केल्विन भी आप इसको रख सकते हो, ठीक है। अब हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ टेम्परेचर 298 केल्विन आने से कंडीशन स्टैंडर्ड हो जाएगी, बाकी चीजें भी तो चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो आप जनरली टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन में भी इतना ही लिया जाता है 298 केल्विन। केल्विन में क्यों रखा, क्योंकि इसकी यूनिट केल्विन में है, 8.314 मोल इनवर केल्विन। टेम्परेचर मतलब केल्विन में। तो ये हो गया टेम्परेचर। अब ये एन क्या है, एन वो इलेक्ट्रॉन है जो लॉस हुए हैं या गेन हुए हैं। जैसे हमने लिखा जिंक Cu+2 टेंस टू फॉर्म जिंक +2 + Cu। बताओ इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं। साफ देख रहा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, कॉपर को, तब तो 21 में गए जिंक +2 में। या उल्टा देख लें, कॉपर +2 ने लिए तो कॉपर, तो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं देखने, फिर तो वो 4 हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक के देखने, या तो लॉस के देख लें या गेन के देख लें, ध्यान रखिएगा, लॉस के देख लें या गेन के, ठीक है ना। तो n इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज या लॉस्ट लिख लें और गेन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। एफ देखिए, एफ क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 96500 कोलोम्ब। ये होता है, पूरा लिखना था, पूरा लिख देते हैं। जे होता है इसका चार्ज, ठीक है। बाकी तो पता ही है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। अब देखिए क्या करना है, E इक्वल E0 माइनस 2.303 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8.314 इंटू, ये ध्यान रखना, अब यहाँ जो वैल्यू आने वाली है वो सिर्फ टेम्परेचर 298 पे आने वाली है, ध्यान रखिएगा। और हम आपको बता दें तो 99.99% आपको टेम्परेचर 298 केल्विन दिएगा। और हम 0.001 अपने लिए रख के रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं कि 12th में तो 100% ही 298 केल्विन रहेगा, दिक्कत ही नहीं है। लेकिन भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लेना कि टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हो, तब जो हम यहाँ सॉल्व करके लिखने वाले तब है, फिर टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो फिर सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 99.99% कंसंट्रेशन पे फंसाते हैं वो, यहाँ पर टेम्परेचर पे नहीं फंसाते हैं। टेम्परेचर वो 298 केल्विन ही रखते हैं, तो 298 केल्विन मिलेंगे बेटा, क्योंकि ये किस में है, केल्विन में है ना। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसकी तो एक वैल्यू याद करनी है सीधी, आपको वो बता देते हैं क्या है। यहाँ पर n तो पता ही नहीं हमें अभी तक, इंटू 96500 log बेस 10। क्यों लिख सकते हो आप, है ना, लास्ट में जाके आप p और r में आ सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.0591।
E इक्वल E0 माइनस, जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू आएगी 0.0591 और नीचे से क्या बचेगा, n बचेगा, और यहाँ से log base 10 Q प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रेक्टेंट कंसंट्रेशन। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस फॉर्मूले को याद कर, दिस इज द फाइनल नर्नस्ट इक्वेशन। किसकी? हाँ, अप्रोक्स नहीं, एक्यूरेट ही है, क्योंकि हम प्रिसाइज कहाँ तक चले गए, 4 डिजिट तक, है ना। तो इसके बाद और जाओगे तो डिजिट आती जाएगी, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये कितना 0.1 से भी कम है, द वैल्यू अप्रोक्सीमेट लेसर देन वेरी लेसर देन 0.1, ये तो 0.1, तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं है, बहुत प्रिसाइज चले गए। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, ये वैल्यू 0.0591 ये तो फिक्स है, कोई चेंज नहीं कर सकता। ए भी फिक्स है, कोई चेंज नहीं कर सकता। ए भी फिक्स है, कोई चेंज नहीं कर सकता। तो अब वैल्यू डिपेंड किस पे है? तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ है तभी ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 0। और हम आपको बता ही चुके हैं कि कोई भी एग्जाम हो टेम्परेचर आपको 298 ही मिलना है, तो आपको परेशानी नहीं होना है, ठीक है। तो ये तो वैल्यू, तो कुल मिला के अब हमें अगर न्यूमेरिकल लगाने हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। इसको निकालना है तो इसको निकालना पड़ेगा। कंसंट्रेशन को वेरी करेंगे, कभी कम देंगे कभी ज़्यादा देंगे, तो कंसंट्रेशन तो चेंज करते रहते हो, टेम्परेचर को टच। तो ये आपका सिंपलेस्ट नर्नस्ट इक्वेशन आया है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन, है ना। तो ये आपका नर्नस्ट इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं कुछ भी ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये है आपका नर्नस्ट इक्वेशन। अब हमें इसे लिखना सीखना है। नर्नस्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखें। देखिए, डालिए हेडिंग नर्नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नर्नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब आप लोग एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ लें, हमने लास्ट पढ़ा है इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट में कि अगर कोई भी चीज़ प्योर सॉलिड फॉर्म में डली है तो उसका कंसंट्रेशन कितना माना जाता है, यूनिट माना जाता है, मतलब वो कंसंट्रेशन को अफेक्टेड नहीं करती। हमने कहा हमने शक्कर डाल दी और वो जाके घुली नहीं, वैसे ही पड़ी हुई है, तो वो कंसंट्रेशन को चेंज करेगी क्या? नहीं करेगी, ध्यान रखिए। तो प्योर सॉलिड मिल जाए तो उसका कंसंट्रेशन 1 रखना है। अपने कॉपी में कहीं ऊपर लिख लो बिल्कुल कि सॉलिड दिख जाए आपको तो आपको उसका कंसंट्रेशन हमेशा 1 रखना है। इसके अलावा हम बता देते हैं, इसके अलावा अगर प्योर लिक्विड भी हो तो भी उसका माना जाता है, लेकिन मत घबराओ, कहीं नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो आप सीधे सॉलिड का कंसंट्रेशन यूनिट ही आपको याद रखना है, ठीक है, यूनिट आपको याद रखना है। तो नर्नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम एक रिएक्शन लिखते हैं आपके सामने। हमने लिखा M टेंड्स टू फॉर्म MN पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे? N इलेक्ट्रॉन लॉस किए, नोट करिए। बताओ ये कैसा होगा, कैसा होगा? ये सॉलिड, हम पहले ही बता चुके हैं, कभी भी आपको मेटल अकेला दिखे सॉलिड। और ये किस में होगा? एक्वस में होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए नर्नस्ट इक्वेशन लिखते हैं। E
m कहाँ पे गया, mn पॉजिटिव पे, m गया mn पॉजिटिव पे। बताओ क्या लिख रहे हैं हमें, ये क्या लिखा, ये लिखा है OP, ये क्या लिखा है OP, ये ध्यान रखना है, इक्वल E0, m कहाँ पे गया, mn पॉजिटिव पे, ये क्या लिखा हमने SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल। ये कैसे निकालेंगे हम, कैथोड माइनस एनोड करके, ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है ना। आगे माइनस 0.06 भी लिख सकते हो आप, देखो आप अपने कैलकुलेशन के लिए 0.06 का यूज करें, 0.059 याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखें 0.0591, लेकिन कैलकुलेट करें 0.06 से, आंसर बिल्कुल सेम आएंगे, ध्यान रखिए। तो माइनस 0.0591, इलेक्ट्रॉन की कोई वैलिड नंबर तो पता नहीं हमें, तो या तो आप n ही लिखा रहने दें या n इलेक्ट्रॉन लिख दें, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अभी हमें पता तो नहीं कितने लॉस हुए, 1 हुआ 2 हुआ n हुए, तो या तो आप n लिख दीजिए, n इलेक्ट्रॉन या n, तो n ही तो लिखा है, खत्म बात। इसके बाद log बेस 10, log बेस 10, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, क्या है प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर ये लगाया हमने कंसंट्रेशन और लिखा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन MN, और एक और बात ध्यान रखना, इसके नंबर की पावर भी चढ़ानी पड़ती है, यहाँ 1 है तो 1 चढ़ा दी। रिएक्टर कंसंट्रेशन कितना है 1, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो J बन गया आपका नर्स्ट इक्वेशन। इसकी अगर होगी तो, इसकी मान लो ये 2 है तो 2 लिखना, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन कितना मानना है हमेशा 1, यूनिटी मानना है, तो 1 से डिवाइड कर दोगे 1 ही आ जाएगी। तो ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका देखिए, उल्टा लिखते हैं इसको, M N पॉजिटिव, तो N इलेक्ट्रॉन इसने ऑब्जॉर्व किए, तो ये बन जाएगा M। यहां कौन सी रिएक्शन हुई थी, ऑक्सीडेशन, और यहां कौन सी हो रही है, रिडक्शन। आयंस को हमेशा एक्वस लिखना है और मेटल को हमेशा सॉलिड लिखना है। अब इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे हम, यही हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा उल्टा। तो देखिए E Mn पॉजिटिव, Mn पॉजिटिव गया M में, तो E Mn पॉजिटिव M इक्वल E0, J लिखा हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, और ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, Mn पॉजिटिव और यहाँ पर M, ये ऑक्सीडेशन लिखा हुआ था, माइनस 0.0591, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कितने किए गए हैं n, तो n ही लिख दें आप। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या है 1, सॉरी पहले log बेस 10, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो कि है Mn पॉजिटिव, तो Mn पॉजिटिव। तो ये था दूसरे तरीके से नर्स्ट इक्वेशन लिखना।
तो आपको उसका SOP भी लिखना आना चाहिए और SRP भी लिखना आना चाहिए। ठीक है, दोनों तरीके से इक्वेशन लिखना आपको आना चाहिए, नॉन इक्वेशन। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। अब लिखेंगे, छोटी सी हेडिंग बनाइए, ये सब कुछ लिख के आना है आपको एग्जाम अच्छे से, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आ जाएगा ये। लर्नर्स न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा कि इस साल शायद ना आएंगे आपके लिए। बाकी इस चैप्टर में CBSE बोर्ड में तो कंफर्म होता है, पहले ही से बोर्ड वाले बता के रखें तुम कर लो तैयारी, हम तुम्हें एक देंगे इसका क्विज न्यूमेरिकल, आता ही आता है CBSE में हर साल। अब हमने अभी अब देखा नहीं, अपडेट नहीं हुए हम। नॉन इक्वेशन देखिए, हमें डेट से क्या करना है, आप अपनी तैयारी रखें। डेट कम हो तो जल्दी जल्दी पढ़े, ज़्यादा हो तो डिले ना करें। अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें, कॉलेज वगैरह की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, GK एनहेंस करें। पढ़ना है बेट तो पढ़ो, अब क्या है उसमें पढ़ने में, जब छलांग लगाई दी है तो पढ़ो दिन रात। नॉर्नट्स इक्वेशन फॉर सेल रिएक्शन, और बेस्ट अचीव करने की कोशिश करो, बेस्ट अपनी हिम्मत के अकॉर्डिंग। सेल रिएक्शन के लिए नॉर्नट्स इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो कोई एक सेल ले लेते हैं हम यहाँ पर एज एग्जाम्पल, है ना। कोई एक सेल हम यहाँ पर सीधे MM करके लिखेंगे तो फिर वो दोनों ही M हो जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो कोई सेल ही हम सीधे ले लेते हैं नॉर्नट्स इक्वेशन से। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आए तो वैसे लिखना है, वो आपको देख के कर लेंगे हम। सेल रिएक्शन आए तो सेल के लिए कैसे लिखना है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है तो वो वाले लिखनी आनी चाहिए। सेल रिएक्शन आए तो ये वाला लिखना आना चाहिए। एक सेल है गैल्वेनिक सेल, उसकी बहुत फेमस रिएक्शन है जिसमें जिंक ऑक्सीडाइज होके चला जाता है Zn+2 पे, A+2 पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो कैथोड पे क्या लगा रहता है, कॉपर। एक कॉपर +2 उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन। तो ये किस में चला जाता है, कॉपर में। तो ये गैल्वेनिक सेल है एक्चुअली में। इसका हमें सेल पोटेंशियल पहले से पता है कितना है, 1.10 वोल्ट। तो मान लो ये वाला सेल आ गया तो हमारी लक बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका ई सेल हमें पहले से पता है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितना आता है इसका ई सेल, 1.10 वोल्ट। या जिंक सिल्वर का आ गया तो उसका भी पता है, मैं पता, जल्दी जल्दी लिख देंगे, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हो जाएगा। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, वो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो जिंक चला गया +2 पे। जितने का ऑक्सीडेशन उतने का रिडक्शन, रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है, रिएक्शन शुड बी बैलेंस। सॉलिड के लिए सॉलिड लिखो, आयंस के लिए एक्वस लिखो। सॉलिड के लिए सॉलिड लिखो, आयंस के लिए एक्वस लिखो। सॉलिड का कंसंट्रेशन यूनिट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए नॉर्नट इक्वेशन लिखेंगे। तो E, अब यहां पर आप A नहीं लिखोगे कि ZnCu से, सीधे सेल लिखोगे। सेल की रिएक्शन है, जैसे अभी तक रिडक्शन की रिडक्शन के टर्म में लिखते थे, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखते थे, तो अब सीधा सेल बना दिया तो सीधे सेल लिखेंगे, ई सेल। तो ये है सेल पोटेंशियल, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, E0 सेल। ये है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये हम निकालते हैं कैथोड माइनस एनोड करके, -0.0591। नीचे क्या लिखेंगे, N। अब तो सीधी सीधी रिएक्शन है तो N क्यों लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पर 2, क्योंकि इसके लिए लिख रहे हैं हम 2 log बेस 10। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट में ये वाला तो कितना हो गया 1, तो सिर्फ किसका लिखेंगे, जिंक का लिखेंगे, Zn+2 डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। कौन 1 हो गया,
कौन 1 हो गया? जिंक। तो क्या बचेगा? कॉपर प्लस 2 आयंस। ये हो गया आपके सेल के लिए नर्नस्ट इक्वेशन। तो इसके लिए एक ट्रिक बना लेते हैं अपन जल्दी से सॉल्व करने के लिए। जब भी सेल के लिए कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमें सीधे एग्जाम में जो वैल्यू दी होगी, तो एनोड का कंसंट्रेशन कहाँ लिख देंगे? ऊपर। और कैथोड का कंसंट्रेशन कहाँ लिख देंगे? नीचे। देखो एनोड पे क्या था? जिंक, और जिंक आयन यहाँ जा रहे हैं, तो एनोड पे जिंक के आयन यहाँ जा रहे हैं, तो एनोड पे आपका जिंक का कंसंट्रेशन आएगा, और कैथोड पे किसका आएगा? कॉपर। किस पे लगा है जिंक? एनोड पे। एनोड पे लगा है ना जिंक, तो जिंक आयन का कंसंट्रेशन भी कहाँ होगा? एनोड पे ही होगा ना। कहाँ पे लगा है? कॉपर, कैथोड पे। तो कॉपर आयन का कंसंट्रेशन होगा कहाँ पे? कैथोड पे। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे याद रख सकते हो, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट तो याद रख ही लो, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। ठीक है, दोनों नहीं लिख देने हैं। लॉग बेस 10 एनोड का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कैथोड का कंसंट्रेशन, और अगर नंबर आ जाएं तो उन नंबर से भी मल्टीप्लाई करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बन गया हमारा सेल के लिए नर्नस्ट इक्वेशन। ये कंसंट्रेशन आपको बताया जाएगा, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लॉग की वैल्यू आपको याद करनी है, अभी पूछते हैं हम, नहीं है याद तो लिखवाते हैं। एंटी लॉग वाला आपके में तो भविष्य में आएगा, सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए हेल्प करेगा, तो एंटी लॉग भी हम आपको निकालना सिखा देंगे। ठीक है, तो ये नर्नस्ट इक्वेशन आपका एनोड के लिए कैथोड के लिए दोनों के लिए लिख लिया, बढ़िया तैयार हो गया। एक थोड़ा सा मटेरियल और जोड़ देते हैं तो फिर सुपर हो जाएगा हमारा नर्नस्ट। कहाँ पर? यहाँ 3 नहीं 6 आएगा 2 से डबल। हाँ, तो फिर तो इसको सॉल्व कर रहे हो तुम, सॉल्व कर लो, फिर इसकी वैल्यू भी पता हो तब तो वो पूरा सॉल्व हो, नहीं तो यहीं रुक जाओगे। क्यों नहीं लिख सकते हो 0.03? लेकिन हर बार यहाँ 2 थोड़ी होगा, इलेक्ट्रॉन कितने लॉस होंगे ये कैसे पता करोगे? वो तो रिएक्शन देख के ही पता चलेगा ना। ऐसे लिखना चाहिए तो इसमें तो 2 हो गए ना बेटा, इस रिएक्शन को लिख रहे हैं ना, इस रिएक्शन को यहाँ पर। हाँ, इसके लिए अगर प्रॉपर नहीं है। अरे तो हमने, ठीक है आप इसको n मान लो, ठीक है n मान लो, कोई दिक्कत नहीं, सही कह रहे हो तुम। बाकी हमने क्या किया, इसको इसी को आइडेंटिकल मान के लिख दिया था कि एनोड का कंसंट्रेशन कैथोड का n लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मान लो जनरलाइज करके लिख रहे हो तो उसका ये कहना है कि ये आपने जनरलाइज करके लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 क्यों लिखा सर आपने? तो यहाँ n लिख लो, ठीक है तुमने तुम्हारी बात से एग्री करते हैं, लेकिन वो हमने इसको आइडेंटिकल मान के कर लिया था। n लिख लो भाई सब लोग, n लिख लो, वहाँ पर जनरलाइज फॉर्म लिख लो। कहाँ पर? नहीं, फैराडे की वैल्यू अलग है 96500, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, तो उनको तो पूरा सॉल्व कर दिया था ना। ये था देखो, वो इतना था 2.303 RTNF, तो इसकी जगह तो इतना आ गया ना 0.0591, ये आ गया था ना। चलिए, ये छोटी सी हेडिंग बनेगी इसी में, नर्नस्ट इक्वेशन में, नर्नस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नर्नस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नर्नस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। Nernst equation and equilibrium
कांस्टेंट। Kc, ठीक है। देखिए इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी आपका जीरो हो जाता है याद? लास्ट पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आती है? जीरो आती है, हम पढ़ चुके हैं। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस, और पॉजिटिव होता है नॉन। अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो गया तो माइनस एन एफ ई, ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम कि ई सेल क्या हो जाएगा आपका? जीरो। मतलब ये जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू, टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्योंकि डेल्टा जी जीरो हो जाता है, इसलिए हमारा ई सेल भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ई सेल इक्वल जीरो, ई सेल इक्वल जीरो हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे। और जो रिएक्शन क्यूसेंट है वो किसके इक्वल हो जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। और निकालने का तरीका क्या है? वही बिल्कुल सेम, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। लेकिन सिर्फ फर्क इतना होता है, थ्योरेटिकली तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली फर्क ये होता है कि इसको किसी भी कंसंट्रेशन पे निकाल सकते हैं, इसको सिर्फ इक्विलिब्रियम पे। तो जब Q इक्वल Kc हो जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। From Nernst equation, from Nernst equation, from Nernst equation क्या होता है? Nernst equation सेल के लिए जो हमने लिखा था, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल है ना, और टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन, तो माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, लॉग बेस 10। और अब यहाँ Q की जगह क्या आ जाएगा? Kc आ जाएगा। कब? अभी नहीं, अभी मत लिखो Q की जगह Kc, अभी Q ही रहने दो, या फिर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है ना, लिखो इतना, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। डायरेक्ट कर दें एक स्टेप में। अब इसकी वैल्यू कितनी है? जीरो। चलो एक बार लिख लेते हैं, ई जीरो। इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या हो जाता है? जीरो। तो ये बचेगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन। अब जब डेल्टा ई जीरो हो चुका है, सॉरी, जब ई सेल जीरो हो चुका है तो Q किसके इक्वल हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा Q? Kc के। देखो ना आप, अभी भी लिखवाया हमने, तो Q इक्वल हो जाएगा Kc के। निकालने का तरीका दोनों का सेम है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, ई नॉट सेल इक्वल, माइनस की वैल्यू से उठा के ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा? प्लस की 0.0591 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, लॉग बेस 10 और एक Kc। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc भी बिल्कुल वैसे ही निकालते हो, ध्यान रखिएगा। अगर आपको लिखना है तो हम एक लाइन और लिखवा देते हैं फिर से। Kc भी वैसे ही निकाला जाता है जैसे निकाला जाता है एनोड कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई कैथोड कंसंट्रेशन, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही निकाला जाता है। ई नॉट सेल 0.0591 एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेड कंसंट्रेशन
या फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं एनोड कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई कैथोड कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे भी रुक सकते हो, ये हमारा फाइनल रिलेशन है। केसी के लिए एनोड कंसंट्रेशन कैथोड कंसंट्रेशन आप लिख सकते हो, या फिर दोबारा एक बार और लिखना है तो फिर और टाइम लगेगा, क्या मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो इसको प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, और आप उसके है ना, तो आपकी थोड़ी सी हेल्प करते हुए हम ऐसे लिख देते हैं केसी इक्वल प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू एनोड कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकली नन्नर इक्वेशन खत्म पूरी तरीके से। तैयार रहें न्यूमेरिकल्स के लिए। एक न्यूमेरिकल्स आज करते हैं, बाकी कल करेंगे। थ्योरेटिकली पूरा नन्नर इक्वेशन तैयार हो गया, और इसमें थ्योरी नाम की चीज़ नहीं है, पूरा इक्वेशन है। तो मुश्किल से आपको 2-3 मिनट लगेंगे इसको पूरा लिखने में, 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना है इसे लिखने में। आपको समझा दिया पूरा हमने, 2-3 मिनट से ज़्यादा इसको लिखने में आपको नहीं लगेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप हमारे एग्जाम्पल लेके लिखो, आप जिंक कॉपर को लेके लिख लो, जिंक सिल्वर को लेके लिख, तो हमारे एग्जाम्पल लेके लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो लॉग की वैल्यू तो सभी को याद है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन ये है ECU + 2CU निकालना है। ECU + 2CU निकालना है। E0 CU + 2CU पहले से पता है कितना होता है, दिया रहेगा, परेशान मत होना। कितना रहता है 0.34 वोल्ट होता है। Cu + 2 का कंसंट्रेशन दिया है 0.01। चलो सॉल्व करो जल्दी से। इलेक्ट्रोड के लिए लगेगा है ना, ध्यान रखना है। जल्दी सॉल्व करो जिसमें स्कूल वाले बच्चे स्कूल पहुंच जाए। कल स्कूल कौन कौन नहीं गए थे यहाँ से निकलने के बाद? घर कौन कौन रिटर्न हो गया था? हाँ आबिद, तुम कौन, तुम रिटर्न हो गए थे? क्यों? तो वहाँ पाँव दर्द दे रही है, फिर साइकिल की चैन उतर गई थी। सीधे सीधे बोलो ना कि लेट हो गए थे। कछु दर्द नहीं दे रहे हो, तो सीधे सीधे लेट हो गए थे। तुम लेट हो गए थे ना, इसी नहीं कहते ना, तो चैन इन कछु नहीं उतरी थी। चलो तो सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से। देखिए रिएक्शन लिख लें पहले हम। Cu + 2 से Cu में जा रहा है। Cu + 2 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तब ये Cu में गया। ठीक है, नन्नर इक्वेशन लिख लेते हैं इसके लिए। ECU + 2CU E0 Cu + 2CU माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं? 2 log base 10। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में है 1 डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन Cu + 2। अब तो हो जाना चाहिए सॉल्व, सब कुछ बता दिया हमने। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ECU + 2
CU, देखते हैं ये कितना दिया है हमें, ECU प्लस C2 0.34, स्टैंडर्ड दिया हुआ है ना, स्टैंडर्ड वाला ये है ना, ये है, देख लेना यहाँ पर SOP दिया कि SRP, घुमा सकते हैं, हमने तो सीधे सीधे दिए, हो सकता है कि ऐसा दिया होता, तो जो लिख रहे हो वही चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप SRP लिख रहे हो तो SRP वाला ही चाहिए, ध्यान रखिए। 0.34 वोल्ट माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.01, दैट इज 10⁻², यस 0.01, डेसिमल हटाओ तो नीचे कितना आएगा 100, तो ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा 10⁻², या फिर जितना पीछे जाओ उतना माइनस में लिखना पड़ता है, 10⁻² ऊपर जाएगी तो कितनी आ जाएगी पावर 2 हो जाएगी, 0.34 माइनस 0.03 इंटू 2 और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितना है आंसर माइनस, ठीक, CU प्लस 2 CU, तो ये तो 0.6 हो जाएगा, 0.34, 3 2 जा 6, .28, ठीक 0.28 वोल्ट, तो ये आ गया कॉपर का CU प्लस 2 CU, कंसंट्रेशन दिया तो था बेटा, देखो सब, अब आप देख लो जब कंसंट्रेशन 1 मोलर था तो इसका थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, मतलब आयन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ज़्यादा आया था 1 मोलर की, और जब कंसंट्रेशन आपने घटा दिया तो उसका वो भी घट गया, बन जाएगा। हाँ कहीं दिक्कत है नहीं, सौम्या को दिक्कत, हाँ सौम्या बताओ, हाँ दिक्कत है, हाँ जानवी बन जाएगा, एक और दे दें, करके लाना घर से, फिर देखते हैं कल शायद असाइनमेंट ले आए हम, हो सकता है। ये वाला कर लाना फिर, प्रॉपर बुक का क्वेश्चन है, हमने बना के नहीं दिया है। Fe प्लस 2 Fe निकालना है, इसका स्टैंडर्ड दिया रखा है, और इस Fe वाला है ना, यहाँ कॉपर नहीं है, Fe है, Fe नया क्वेश्चन है, नया, ठीक है। फिर देखते हैं और क्या, सेल वाले करेंगे इससे, आज के लिए इतना ही।